Dear students, so we are going to start our new chapter that is called gravitation. Gravitation. This is a very interesting chapter. आपको ये पढ़ के बहुत ही मजा आएगा. और आप पीछे देखो, मैंने स्पेस का फोटोग्राफ लिया है. क्यों स्पेस का फोटोग्राफ लिया मैंने? क्योंकि अगर हम स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो इस चैप्टर में जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. थोड़ा सा हम देखेंगे भी और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मजा आएगा. तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी से. इस स्टोरी के बारे में मोस्ट लाइकली आपने पहले सुना भी होगा. 1665 ईयर की ये स्टोरी है. इंग्लैंड में घटी थी ये स्टोरी. ठीक, एक आदमी ओनली 23 इयर्स ओल्ड, मतलब बहुत ही यंग आदमी, एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था. सुना होगा आपने कहानी, आपको पता होगा, शायद नहीं है तो मैं बता ही रहा हूं कि 23 इयर्स ओल्ड एक यंग इंटेलिजेंट आदमी एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल टूट के उसके सर पे गिरा. ठीक है, अब देखो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी साधारण सी घटना है जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है और इस साल से पहले भी कई बार हुई होगी, मतलब बहुतों बार हुई होगी. ठीक है, कि आप या कोई भी आदमी किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और कोई फ्रूट गिर जाता है. तो ये जो इवेंट था ये बहुत ही आम था, बहुत ही साधारण था. लेकिन ये जो आदमी नीचे बैठा हुआ था ये बिल्कुल भी साधारण नहीं था. He was an absolute genius. इसने ये सोचना शुरू किया कि यार ये जो एप्पल नीचे गिरा वो आखिर नीचे क्यों गिरा. ठीक है, आप ऐसा सोचो ना कि ये ऊपर भी तो जा सकता है टूट के, राइट में भी जा सकता था टूट के, लेफ्ट में भी जा सकता था टूट के, लेकिन ये नीचे ही क्यों गिरा. ये आदमी ये सोचना शुरू करता है और उसके बाद उसने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये बहुत ही पावरफुल लॉ है फिजिक्स का. कई बार इसको सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बट टू बी मोर एक्यूरेट वी शुड टेल इट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये लॉ क्या है ये भी हम देखेंगे. लेकिन ये आदमी कौन था आपको पता है? नन अदर देन आइजैक न्यूटन, अ जीनियस, एन एब्सोल्यूट जीनियस. इनकी बात हमने पहले भी कुछ चैप्टर्स में की है और इस चैप्टर में भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब इनकी ही देन है. ठीक है, तो इन्होंने क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो देखिए, सपोज करें आप कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो ये एक बॉल है हमारे पास जिसका मास है कैपिटल एम, मास इज कैपिटल एम. ठीक है, और ये एक और बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम. ठीक है, तो कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनका कुछ मास है, इसका कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम. उनके सेंटर्स के बीच के, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच में जो दूरी है जैसा कि दिखाया गया है दैट इज डी. ठीक, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो क्या कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो बॉल है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अपनी तरफ खींचता है ऐसे फोर्स लगा के. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है. ठीक है, और वैसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है. मतलब देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्विकली, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं वो आप समझ लीजिए कि इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है और इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होती है. मतलब अगर ये वाला फोर्स 100 न्यूटन का है तो ये वाला फोर्स भी 100 न्यूटन का होगा, दोनों बराबर होते हैं. ठीक, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये छोटा है तो इस पे कम लगेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं. ठीक है, फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम. दोनों पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. इनफैक्ट ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप याद रख सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है, एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. तो आपको तो पता ही है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और डायरेक्शन उल्टी होती है, अपोजिट होती है. आप देख सकते हो ये राइट की तरफ लग रहा है और ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है. ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं
ध्यान से देखिए आप, फोर्स एक्ट्स along the line joining the centers of both objects, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के हम सेंटर को अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे कर्सर के लॉन्ग होगी। तो जो दोनों पे फोर्स होता है वो उसी लाइन के लॉन्ग लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स इधर लग गया या इस तरह फोर्स लग गया, ऐसा नहीं होता है। दोनों पे जो फोर्स लग रहा है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो। तो अभी तो हम एक और मेन चीज देखने वाले हैं यहाँ पे, बट अभी आप ये समझो कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं। ये ग्रेविटेशनल, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना है, ठीक। और ये जो फोर्स यहाँ पे लगता है स्टूडेंट्स, उसको कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक बात है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ये बिलियर्ड्स की बॉल से आप देख सकते हो, बिलियर्ड्स टेबल पे। तो इन दोनों बॉल पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये दोनों बॉल्स के पास मास होगा, ठीक है, इनफैक्ट दोनों का मास सेम ही होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, लॉ बोलता है कि दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जरा आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर इस रेड वाली बॉल पे इधर राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको तो राइट की तरफ मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ये जो व्हाइट वाली बॉल है उस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ऐसा। अगर दो बॉल्स को हम टेबल पे ऐसे रखते हैं तो ये जो लॉ है हमारा बोलता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों को इधर और इधर मूव करना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता है? नहीं होता है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्या गड़बड़ है यहाँ पे? तो एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। हम कैलकुलेट करके भी उसको देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर इन दोनों बॉल्स पे जो फोर्स लग रहा होता है वो इतना कम होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना 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 ज्यादा कम होता है कि उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं। लग रहा होता है लेकिन इतना कम लग रहा होता है कि उसका कोई इफेक्ट हमें दिखाई ही नहीं देता है। अब जरा ये वाली फोटोग्राफ देखें आप, यहाँ पे ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे दिस इज अर्थ, मदर अर्थ, एंड दिस इज एक्चुअली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसके पास भी अपना कुछ मास है और इसके पास भी अपना कुछ मास है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरीके से ये दोनों बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। और क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे बहुत लार्ज होता है तो इस फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। और क्या इफेक्ट होता है इसका वो हम स्टडी भी करेंगे इस चैप्टर में आगे। तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वो फोर्स बहुत कम क्यों था और यहाँ पे वो फोर्स बहुत ज्यादा क्यों था। तो अभी थोड़ी देर हम ये भी देखेंगे कि ये जो फोर्स की वैल्यू होती है ये ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड करती है। ये जो बॉल्स हैं उनका मास बहुत ही कम है, कम है, कम है, तो इसलिए फोर्स भी बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन अर्थ और मून कितने बड़े होते हैं आप सोच के देखो, इनका मास भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। इसलिए यहां पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो दिस इज अगेन अर्थ एंड दिस इज एक्चुअली सन, ठीक है। इस फोटोग्राफ में सन छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन अब तो पता ही है आपको कि सन जो है वो तो इससे बहुत बड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच में भी उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। पर क्योंकि अर्थ और सन का भी मास बहुत ज्यादा है तो यहां पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसका इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास कम होता है, मास कम होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है, इसलिए उसका इफेक्ट पता नहीं चलता है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखें, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखें, प्लैनेट, स्टार्स, मून, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर उस फोर्स का इफेक्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब है आप देखो कि यहाँ पर मान लो कुछ ये 2-3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए किसी टेबल पे, तो इन सबका आपस में मास है, जैसे हम इसको और अगर इसको कंसीडर कर लें तो ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन उस फोर्स का कभी आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे बहुत कम है। ये जैसे रूम है आप देखो,
तो ये एक चेयर या सोफा सेट हो गया, ये टेबल हो गया, ये टेलीविजन हो गया, इन सब का मास है, ठीक है, बहुत ज्यादा मास होता नहीं है। जैसे ये टेबल और ये टेलीविजन, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों पे इस तरह से फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो इतना कम फोर्स लग रहा होता है कि उसका इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। इस फोर्स के कारण ये ऐसा नहीं होता कि ये टेबल इधर मूव करने लगे, या ऐसा नहीं होता कि ये टीवी इधर मूव करने लगे, ये फोर्स इतना कम होता है। वैसे ही अगर दो लोग भी हैं, अगर आप सोचो दो लोग भी हैं, तो टू पीपल आर देयर, उनका भी मास होता है, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी चीजों में लगता है। लेकिन वंस अगेन द फोर्स इज सो स्मॉल दैट इट हैज नो इफेक्ट एज सच, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स, बट द पॉइंट इज कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो बहुत कम लगता है, इसलिए उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम प्लैनेट्स वगैरह की बात करते हैं तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो वहां पर उसका बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं खासकर, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल